Yes, students, so starting with a very important chapter of 10th biology and that is control and coordination. ठीक है, हाँ भाई, आपकी डिमांड पे शुरू कर दिया मैंने ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, पर ये इंट्रोडक्शन आपके किसी एक चैप्टर के से कम नहीं होगा। यहां पर मैं आपको मोर देन समझो 70% आपको इस चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हम यहां पर क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इसमें स्टार्ट करते विद द फर्स्ट टर्म दैट इज कंट्रोल। व्हाट एग्जैक्टली इज कंट्रोल? कौन से कंट्रोल की बात हो रही है यार? मतलब अपनी हंसी को कंट्रोल करो या फिर कुछ और कंट्रोल करो, या कंट्रोल नहीं होता? कौन से कंट्रोल की बात हो रही है? ये कंट्रोल है जो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो इन सभी ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है ना? हार्ट जो बीट हो रहा है उसको बीट करते रहने के लिए कंट्रोल रखना पड़ेगा, है ना? बीट करते रहे, वो ज्यादा बीट ना हो जाए, इसके लिए भी कंट्रोल रखना होगा। किडनी जो अपना काम कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को अलग कर रहा है, उसको भी कंट्रोल की जरूरत है, राइट? ऐसे ही अलग अलग सिस्टम्स हमारा हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन सभी सिस्टम जो हमारे अंदर चल रहे हैं, ये सबको कंट्रोल की जरूरत है। और सिर्फ यही बॉडी के अंदर वाला ही कंट्रोल क्यों, हम जो अपने लाइफ में अपने बाहर भी हम जो चीजें, जैसे मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये सब चीजें कंट्रोल मैनर में मेरा बॉडी कर रहा है, इस सब के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस कंट्रोल की यहां पर बात हो रही है। और जब कंट्रोल आ गया तो ऑब्वियसली वहां पर एक चीज आ गई, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे एक कोई स्पोर्ट्स की टीम, मान लो क्रिकेट की टीम है ना? तो वहां पर जितने, एक सपोज इंडिया की टीम है हमारी, तो उसमें जितने प्लेयर्स हैं वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से वो लोग प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तालमेल से खेल रहे हैं, इसलिए हमारी टीम जीत रही है। कभी कभी हार जाती है, होता है, ठीक है, पर नॉर्मली जीतती रहती है। ओके, वर्ल्ड कप लाए हम। ओके, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में भी उतना ही जरूरी है, राइट? तो यानी कोऑर्डिनेशन, अब जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, ओके, इसके अलावा पैंक्रियास, जो भी लीवर है, अलग अलग ऑर्गन्स है, इन सबको एक दूसरे के साथ तालमेल से वर्क करना होगा, तभी हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन होता है। यस, व्हाट इज होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस मतलब जो हमारा बॉडी का स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो तभी आता है जब पूरे ऑर्गन्स, सभी पार्ट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, राइट? सो दिस कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली हमको 10th में सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात नहीं करनी, ह्यूमंस और प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमको यहाँ पर 10th का पूरा बायोलॉजी दिया हुआ है, तो यहां भी हमको ह्यूमंस और प्लांट्स के हिसाब से ही बात करनी है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ, अब यहां पर हम शुरू कर देते हैं विथ जो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मतलब समझ में आ गया कि हमारा बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स है वो कैसे एक दूसरे से तालमेल से वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, एंड डेफिनेशन तो भाई आपको मिल ही जाएगा, इतने सारे सोर्सेस हैं। ओके, मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं विद द टाइप्स। दो टाइप्स के हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशंस होते हैं, या जनरली कहो प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से दो टाइप के कोऑर्डिनेशंस देखे जाएंगे। वन, जिसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट को केमिकल से, जैसे मान लो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो कैप्टन है हमारे पूरे ऑर्गन्स का, वो कौन है? ब्रेन है। जैसे क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, पूरी टीम को लीड करता है, मैनेज करता है, वैसे हमारी बॉडी में भी ब्रेन वो कैप्टन है, बिकॉज इसको थिंकिंग पार्ट मिला हुआ है ना, थिंकिंग एबिलिटी है। तो ये ब्रेन कैसे अलग अलग पार्ट्स को मैसेजेस करता है, सिग्नल करता है। तो यहाँ पे ब्रेन के पास कोई फोन, स्मार्टफोन तो है नहीं, तो कैसे वो मैसेज करता है, कैसे सिग्नलिंग होती है? तो वो सिग्नलिंग, वो कोऑर्डिनेशन दो तरीके से हो सकता है, वो मैसेजेस दो तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं। वन इज थ्रू केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया जा सकता है, एंड दोस केमिकल्स आर बेसिकली कॉल्ड हार्मोन्स, राइट? तो वो एक कोऑर्डिनेशन हो गया हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैसेजेस जो हैं वो किस किस फॉर्म में पहुंचाए जाएंगे? केमिकल्स की फॉर्म में, हार्मोन्स की फॉर्म में। और दूसरा टाइप का कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेजेस भेजे जाएंगे। ओके, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी पार्ट को कहीं पे पेन है, तो वो पेन का सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है हमारी ब्रेन तक। अगर ब्रेन ने कोई सिग्नल भेजा है, मान लो ब्रेन ने हाथ को सिग्नल भेजा कि कुछ लिखो, तो अगेन दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है। तो ये चीज समझो, कोऑर्डिनेशन दो टाइप का, एक अगर केमिकल फॉर्म में है सिग्नल तो दैट इज कॉल्ड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, और अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है तो दैट इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है?
हार्मोन वाला सिस्टम जो है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ओके, और अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो यानी ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये सारी चीजें प्लांट्स में तो नहीं होती। क्या आपने देखा है कभी पेड़ को सोचते हुए, ऐसा ब्रेन दिमाग लड़ा है कहीं पे? ऑब्वियसली नहीं ना भाई। तो यहां पर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में। सो हार्मोनल सिस्टम दोनों में है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और नर्वस सिस्टम सिर्फ किस में है? एनिमल्स में। अब यहां पर दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया जाए। जो इसका एडवांटेज होगा ऑब्वियसली वो इसका डिसएडवांटेज होगा, ऐसे लिंक होगा। ओके, सो व्हेन आई से नर्वस कोऑर्डिनेशन, दिमाग में एक ही आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारी जब बॉडी में दौड़ेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो केमिकल्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तो ज्यादा ही होती है, तो इसका एडवांटेज पहले लिख दो नर्वस का कि ये सिग्नलिंग कैसी होगी? फास्ट होगी। ओके, एंड ऑब्वियसली जो इसका एडवांटेज वो यहां का डिसएडवांटेज, यानी रिलेटिवली हार्मोनल सिस्टम, बिकॉज केमिकल्स के थ्रू सिग्नल जा रहे हैं, कितना भी फास्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना फास्ट तो नहीं होगा हार्मोन, तो इसके लिए ये वाला क्या लिखूंगा मैं? रिलेटिवली स्लो होगा ये वाला कोऑर्डिनेशन। ओके, और अगर मैं एडवांटेज की बात करूं हार्मोनल की, तो जैसे हमारी बॉडी में सब नर्वस सिस्टम से क्यों नहीं हो रहा, हार्मोनल सिस्टम क्यों है, उसका भी फायदा है। जैसे मान लो कि हम कोई पेड़ को देखते हैं तो उसमें ये तो ऐसा हमको मतलब कितने भी पत्ते हो सकते हैं, पत्ते कितने हैं वो उससे हमको उतना मतलब नहीं होता, राइट। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान है, उसको ये 5 उंगली यहां 5 उंगली यहां, कभी किसी को बाई चांस 6 उंगली होता है, लेकिन मान लो कि इसे नॉर्मल केस में किसी को 5 है, किसी को 10 है, यहां से 2-4 उंगली निकली है, इधर से 2 उंगली, ऐसा आ रहा है, तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, मतलब उसमें जैसे पेड़ों में पत्ते होते हैं अबनॉर्मल तरीके से, वैसे हमारे अंदर ऐसे उंगलियां अबनॉर्मल तरीके से होने लगे, ग्रोथ अबनॉर्मल, एक उंगली ऐसी बड़ी हो गई, किसी की उंगली से बढ़ती जा रही है, ठीक है, ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। तो यानी ग्रोथ जैसा मैकेनिज्म ऑब्वियसली प्लांट्स में भी कुछ हद तक कंट्रोल होता है, पर ह्यूमंस में या एनिमल्स में ग्रोथ जैसा मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में रहने की जरूरत है। यानी क्या? जितना ग्रोथ इस उंगली का हुआ उतना ही ग्रोथ इस उंगली का भी होना चाहिए। थोड़ा साइज का डिफरेंस हो सकता है, एकदम वो थोड़ा वाला तो उतना हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, पर ऑलमोस्ट देखो दोनों का साइज या दोनों हाथ का साइज एकदम परफेक्ट है। तो ये जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है ये उसी हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो यहां के सेल्स को कैसे पता चलता है कि यहां का सेल्स किस रेट से ग्रो कर रहा है? तो ये ग्रोथ जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में होने की जरूरत है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेल को पता होना चाहिए कि भैया मेरे को कितना डिवाइड करना है, कितना ग्रो करना है। तो हर एक सेल को जब इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो वो ऑब्वियसली नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स के थ्रू या इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर एक सेल से न्यूरॉन्स कनेक्टेड या नर्व्स कनेक्टेड नहीं होते। जो ब्रेन से इलेक्ट्रिसिटी लाता है उस वायर को नर्व कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, पर वो नर्व्स हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं होते। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इस नर्वस कोऑर्डिनेशन का डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म को इतना प्रिसाइसली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जबकि यहां पर जब व्हेन वी से हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो इस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इसमें हर एक सेल, बिकॉज हार्मोन जो है वो केमिकल है, वो हर एक सेल तक पहुंच सकता है। तो ये वाला मैकेनिज्म, ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म इस वाले सिस्टम से बहुत अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे। तो functions like growth can be performed very efficiently by hormonal coordination, whereas अब जो वहां पर एडवांटेज है वो यहाँ का डिसएडवांटेज है कि ग्रोथ जैसे फंक्शंस जो इतना कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं वो यहाँ पर इतने एफिशिएंट वे में नहीं हो सकते। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट एनिमल्स, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड ग्रोथ की जरूरत है, और उसलिए फिर यहाँ पर हार्मोनल सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो दोनों का अपना अपना फायदा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं प्लांट्स के एक और तरह का, उसके अंदर जो कंट्रोल या एक और तरीके का आप समझो कि कुछ रिस्पॉन्सेस है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, वो भी हमको चैप्टर में पढ़ना है। Plants also show some kind of movements. अब obviously वो hormones से जुड़ा हुआ नहीं है, okay? And those movement in plants, they are also of 2 types. वो भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इसको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, एंड दिस इज नास्टिक मूवमेंट। ये 2 टाइप का मूवमेंट है जो प्लांट्स के अंदर होता है। When you say ट्रॉपिक मूवमेंट्स,
ट्रॉपिक मूवमेंट्स यानी दोज मूवमेंट्स, अब ये दोनों ही मूवमेंट्स देखो किसी ना किसी स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में हो रहा है। थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा प्लांट में जो उसका ऊपर वाला अपर पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो उसका रूट्स है वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, अर्थ की तरफ जा रहा है। तो आप एक चीज कह सकते हो कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो सन या लाइट की रिस्पॉन्स में या लाइट के टुवर्ड्स ग्रो हो रहा है ना। तो यहां पर अगर लाइट एक डायरेक्शन में नहीं होता या लाइट ऊपर की तरफ नहीं होता, मान लो एक डायरेक्शन से हम लाइट मारते हैं, या आपको वो एक्सपेरिमेंट पता होगा कि एक रूम में, एक अंधेरे कमरे में सपोज एक साइड उसके विंडो को ओपन रखा गया है और एक गमले में एक पेड़ रखा है, एक प्लांट है, तो प्लांट कहां बेंड करने की टेंडेंसी रखता है? लाइट की तरफ या उस विंडो की तरफ से वो निकलने की कोशिश करेगा। यानी प्लांट की टेंडेंसी होती है लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करने की या लाइट के टुवर्ड्स मूव करने की। सो दिस यहां पर जो लाइट है, ये लाइट किसका रोल प्ले कर रहा है? दिस एक्सटर्नल फैक्टर, इसी को स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस मतलब कोई भी एक्सटर्नल एक्शन जिसके रिएक्शन में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है ना। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स का, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एक्शन जिसके रिएक्शन में हम हमारा रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों ही मूवमेंट्स प्लांट के किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कॉल्ड लाइट, राइट। तो यहां पर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट को हम यहां पर देख रहे हैं। इसमें भी दो टाइप का है, ट्रॉपिक और नेस्टिक। अब नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रॉपिक मूवमेंट वो होते हैं जिसमें डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस होता है स्टिमुलस का, ठीक है, यानी स्टिमुलस के डायरेक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्सेस होगा, ओके। और नेस्टिक मूवमेंट कौन से होते हैं? जो नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस स्टिमुलस होता है। अब इस चीज को डिफरेंस समझ लो क्या है एग्जैक्टली। जैसे यहां पर मैंने बताया कि ये जो प्लांट का शूट टिप है, ये ऊपर का पार्ट है, ये कहां ग्रो कर रहा है? टुवर्ड्स लाइट जा रहा है ये, तो यानी उस स्टिमुलस की डायरेक्शन में जा रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इसको क्या कहते हैं पता है क्या? ये ट्रॉपिज्म वाले में आता है। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं इसको? फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू लाइट, फोटो यानी लाइट, तो लाइट की रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। अब यहां पर भी इसको आप दो टाइप से देख सकते हो। जो स्टेम का ग्रोथ है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में हो रहा है, और जो रूट का ग्रोथ है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो रहा है एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लाइट इधर है लेकिन रूट्स अंदर जा रहा है, सो दिस ग्रोथ, दिस मूवमेंट विल बी कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जैसे ये फोटोट्रॉपिज्म है लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, वैसे ही आता है जियोट्रॉपिज्म, अर्थ की रिस्पॉन्स में मूवमेंट या ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में मूवमेंट। और वैसे ही आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की रिस्पॉन्स में प्लांट्स का मूवमेंट, ओके, उसके डायरेक्शन में रूट्स का ग्रो होना इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसके अलावा होता है केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। केमोट्रॉपिज्म में किसी केमिकल की रिस्पॉन्स में प्लांट का उसके टुवर्ड्स में ग्रोथ होना। जैसे कि हम इसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में फ्लावर वाले में पढ़ेंगे कि जो फीमेल पार्ट होता है, जो गाइनोशियम होता है, उस गाइनोशियम में पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब निकल के और फीमेल गैमेट की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। So that movement of pollen tube is in response to a female gamete which is a chemical, वो एक केमिकल है। So इस ट्रॉपिज्म को हम क्या कहेंगे? That is called chemotropism। ऐसे ही टच की रिस्पॉन्स में भी कहीं पे ग्रोथ होता है। जैसे कि क्लाइंबर्स में जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स को अगर कहीं टच मिला तो वो टेंड्रिल्स को वाइंड कर लेंगे ताकि वो उसको सपोर्ट मान के और उसको आगे बढ़ा सके। सो टेंड्रिल्स का वो ग्रो होना, वो वाइंड कर लेना सपोर्ट को, दैट इज टच के रिस्पॉन्स का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं उसको? थिग्मो, टच के रिस्पॉन्स में मूवमेंट। सो ये सब ट्रॉपिज्म का एग्जांपल दिया मैंने आपको। यानी जो स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन के हिसाब से ये सब चीजें, ये ग्रोथ होगी, ये मूवमेंट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस है यहां पर, ओके। अब नेस्टिक मूवमेंट यानी क्या? जिसमें रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस के हिसाब से, पर उसके डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होता। जैसे यहां पर दिया है एग्जांपल में, श्रिंकिंग ऑफ माइमोसा लीफ, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, आपको पता होगा कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें इंसेक्ट आएगा और फिर उसका जो फ्लैप है, वो चाहे फ्लावर हो या फिर जो पत्ते हो, ऐसे डिजाइंड है कि इंसेक्ट अंदर बैठेगा, वैसे ही ये बंद हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये बंद होना ये कोई डायरेक्शनल नहीं है, ओके ऐसा नहीं कि टुवर्ड्स दैट रिस्पॉन्स या अगेंस्ट दैट रिस्पॉन्स हो रहा है, बस इनको उससे एनर्जी मिल रही है उसके लिए ये रिस्पॉन्स है, और ये वापस से रिवर्सिबल भी है, फिर खुल भी जाएंगे। तो ऐसे वाले रिस्पॉन्सेज जो हो रहे हैं दे आर रिवर्सिबल एंड वेरी क्विक रिवर्स होता है यहाँ पर, और इसके लिए हम इसको नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज कहते हैं। माइमोसा, टच मी नॉट प्लांट तो पता ही होगा आपको, इमली के जैसे पत्ते होते हैं उसको हम टच करेंगे तो उसका जो पत्ते हैं वो पत्ते नहीं श्रिंक होते, इनफैक्ट उसका जो स्टेम से जो पत्ते से अटैच्ड है वो स्टेम, उसका जो स्टॉक है लीफ स्टॉक, वहीं से वो बेंड हो जाता है। सो दैट मूवमेंट वहां पर भी ऐसा नहीं कि वो किसी डायरेक्शन या टच के डायरेक्शन के हिसाब से पत्ते आपकी तरफ आ गए या आपके अपोजिट आ गए, ऐसा नहीं है, वो बस श्रिंक हो रहे हैं, है ना। और उसका भी रीजन क्या है आपने पढ़ा होगा बुक में कि दैट इज एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, उसमें से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वाटर निकल जाता है जिससे वो श्रिंक हो जाता है, और वापस से रीअब्सॉर्ब करेंगे वाटर तो वो स्वेल हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो मूवमेंट है ये किसी रिस्पॉन्स के स्टिमुलस के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, बस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रहा है बट नॉट एग्जैक्टली इन दैट डायरेक्शन और अपोजिट टू दैट डायरेक्शन, इसके लिए इसको नास्टिक मूवमेंट में इंक्लूड किया गया है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, अब जहां से चैप्टर शुरू होगा, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर हमको क्या पढ़ना होगा, नर्वस सिस्टम को पढ़ना होगा। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और इससे निकला हुआ नर्व्स है, यही है हमारा, और ये पूरा सिस्टम किससे बना हुआ है, न्यूरॉन्स से बना है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल जो 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम पूरा इसी से, ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो चाहे नर्व्स हो, इसी से बने हैं। अब इसमें से इसके भी दो पार्ट्स बना दिए जाएंगे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आ रहा है, एकदम सेंटर में आ रहा है, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें आएगा ब्रेन और इसमें आएगा स्पाइनल कॉर्ड, है ना, एकदम बॉडी के सेंटर में लाई कर रहा है। सो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें ब्रेन का मेन काम क्या है, जो इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी का जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी रिस्पॉन्सेस है, कंट्रोल्स है, वो सब इसी को संभालना है ना। ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी थिंकिंग एक्शंस, ये सब कुछ यहीं से परफॉर्म किया जाएगा, है ना, सब डिसीजन मेकिंग यहीं से करी जाएगी, है ना। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये मैनेजर है ब्रेन का, यानी ये कनेक्ट करता है ब्रेन को और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, अगर ब्रेन ने कोई सिग्नल भेजा तो डायरेक्टली कोई पार्ट को नहीं भेजेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड बाकी फिर पार्ट्स को सिग्नल सेंड करेगा, और अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो उसको कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो यानी इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, या फिर ये सिग्नलिंग करता है फ्रॉम एंड टू द ब्रेन, ये बात याद रखो। ओके, अब यहां पर इसमें सो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नर्व्स होता है, नर्व्स जो बॉडी के साइड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंटर में आ रहा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और नर्व्स कहां आएंगे, साइड में आएंगे। तो साइड को हम नॉर्मली बायोलॉजी में पेरिफेरी कहा जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारे नर्व्स है जो बॉडी के साइड्स में लाई कर रहे हैं, है ना। सो दोज नर्व्स, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, जो ब्रेन से निकले हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब ऑब्वियसली जो नर्व्स हमारे फेस से हैं, यहां से जो अटैच्ड हैं, वो सब क्रेनियल नर्व्स हैं, और जो हमारे हाथ पैर और बाकी बॉडी पार्ट्स के जो भी नर्व्स है वहां पर जो जुड़े हुए हैं, वो सब स्पाइनल कॉर्ड से आए हैं। सो दोज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकले हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं। पर हमको यहां पर डिवीजन उस हिसाब से नहीं पढ़ना फिलहाल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो नर्व्स है उनका काम क्या है, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम एंड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज ले जाएंगे, या तो वहां मतलब पूरे बॉडी से मैसेज ले आके और उनको सेंड करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यानी इन नर्व्स का काम क्या है, सिग्नल ले आना बॉडी पार्ट से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देना, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिसीजन ले आना और बाकी पार्ट्स तक सेंड कर देना, ये काम है नर्व्स का, है ना। अब यहां पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका भी दो टाइप्स है, याद रखना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक या फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम।
सोमैटिक नर्व्स में कौन से वाले नर्व्स आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन से वाले नर्व्स आते हैं, जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे वॉलंटरी मतलब क्या, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से, अपनी सोच से। अब जैसे कि यहां का मसल्स है, मैं ये मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये मैंने सोच समझ के किया, दिस इज वॉलंटरी मसल। तो ये जो वॉलंटरी मसल का मूवमेंट है, ये इसमें कौन सा नर्व्स है जो ये काम कर रहा है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाला नर्व्स है। ओके और जो ऐसे भी मसल्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट वाले मसल्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ट का बीट होना हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हाँ भाई ऐसे कर दिया हार्ट का बीटिंग रुक गया, ये नहीं कर सकते आप। हार्ट बीट होता रहेगा, वो अनकंट्रोलेबल, हम नहीं कंट्रोल कर सकते अपनी विल से। सो यानी ऑल इनवॉलंटरी, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। जितने इनवॉलंटरी जो हमारे फंक्शंस है या एक्शंस है, वो सब कौन से नर्व्स वहां पर अटैच होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वाले, ऑटोनॉमिक या ऑटोमैटिक नर्वस सिस्टम वाले। ठीक है, अब सोमैटिक यानी वॉलंटरी एक्शंस, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन है, इनवॉलंटरी एक्शंस वाले जो भी नर्व्स हैं। ओके तो यानी हार्ट वाले नर्व्स किस में आएंगे, जो हार्ट से जुड़े हुए हैं, जो हार्ट बीटिंग कर रहे हैं, इनवॉलंटरी है, ऑटोनॉमस आएंगे। हाथ पैर में जो है दे आर वॉलंटरी, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से, सो दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसके बाद ऑटोनॉमस का भी यहां पर दो आ जाएगा, इसके भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, इस वाले में जो मतलब ऑब्वियसली ये सब इनवॉलंटरी वाले ही हैं, तो सिंपैथेटिक में ये कौन सा इनवॉलंटरी है, ये ऐसा वाला है जो बॉडी को अरोज करता है। ठीक है, इसको है ना फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम से भी आप अटैच कर सकते हो, या फिर समझ सकते हो कि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी का एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी को अगर किसी चीज से डर है, या पीछे शेर पड़ गया, ठीक है, जू में गए हो, आपको पता नहीं आप शेर के साथ खेल रहे थे और उसका पिंजरा खुला हुआ था, तो ऐसे में जो आपके पीछे आया, आप जो दौड़े, ऐसे टाइम पे आपका रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन है ना, पर्सपिरेशन, हर चीज, हार्ट बीट सब बढ़ जाएगा। तो ये बॉडी को एनर्जाइज करने का काम है। तो ये कौन से नर्व्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो क्या करते हैं, इसका उल्टा काम करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने का काम करते हैं, है ना। तो यहां पर बॉडी को काम डाउन किया जाता है। जैसे कि मान लो अपने रात को घर पे गए, मस्त खाना पीना खा के और बैठे हो आराम से एकदम रिलैक्स पोजीशन में, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस चालू, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, जैसे यहाँ पर फ्लाइट एंड फाइट बोलते हैं, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। तो ये बॉडी को रेस्ट करने का, रिलैक्स करने के टाइम पे जो हार्मोनल सिस्टम जो काम करता है, सॉरी नॉट हार्मोनल, जो हमारा नर्वस सिस्टम इस चीज के लिए काम करता है ना, डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया, या फिर यूरिनेशन वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है, सेक्सुअल अरोजल ये भी आता है इसमें। ठीक है, तो यानी ऐसे सब जो फीलिंग्स होती है, या ये सब जो सेंसेशंस होता है, ये सब बॉडी रिलैक्स होगा, ऐसे टाइम पे ये सेंसेशंस एक्टिवेट होता है, जो बॉडी को और रिलैक्स मोड में ले जाता है। ठीक है, सो ये बॉडी को क्या करता है, एनर्जाइज करता है, ये बॉडी को काम डाउन करता है। ठीक है, ऐसे दो नर्व्स है हमारे अंदर जो किस में आते हैं, जो इनवॉलंटरी नर्व्स वाले सिस्टम में आते हैं। ओके, तो ये चीज को आप प्रॉपरली नोट कर लो, और एक बार अपने हिसाब से भी एक बार इसको पढ़ लो, रीड कर लो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, इसके अलावा बाकी जो हमारे ये वाला तो डिटेल में आपको इतना नहीं, पर न्यूरॉन्स के बारे में, कैसे सिग्नलिंग पास होती है वो देखेंगे। ठीक है, अलग अलग हॉर्मोन्स का कैसे हमारे मतलब ह्यूमंस में और प्लांट्स में कौन से हॉर्मोन्स है, क्या काम करते हैं, ये सब कुछ देखना है। ठीक है, लेकिन आप पहले इस वीडियो को पॉज करके और ये चीज नोट कर लो, नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑब्वियसली प्लांट्स में तो ये होता नहीं है, यानी कि हम ह्यूमंस के हिसाब से जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि भाई दो टाइप के कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वन इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, दूसरा इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोनल में हार्मोन्स यानी केमिकल्स के थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं उनके थ्रू ऐसे वायर्स, सो दीज आर न्यूरॉन्स या फिर कह सकते हो नर्व सेल्स, इस वायर के थ्रू हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं। और इनका एडवांटेज क्या है कि दे आर वेरी फास्ट। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आते हैं, ऑल ऑफ देम आर देयर मेड ऑफ दिस काइंड ऑफ सेल, यानी कि नर्व्स या न्यूरॉन
कह सकते हो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। 9th में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि भाई ये कौन से टिश्यूज है, दे आर स्पेशलाइज, जो बाकी टिश्यूज में वो एबिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट करने की वो खूबी इनके अंदर है। ओके, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इसी से बना हुआ है, पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो भी बॉडी पार्ट्स है इसका स्ट्रक्चर कम से कम याद रखो। दिस इज द सेल बॉडी कॉल्ड साइटॉन। इस पार्ट को, ये जो सेगमेंट है इसको एक्सॉन कहा जाता है, ये नर्व की एंडिंग है, नर्व एंडिंग, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ साइटॉन या इस सेल का, ठीक है। और ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स वो है जो एक्चुअली सेंस को कैरी करने के लिए बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के सेंसेस को वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने की खूबी रखते हैं। ओके, तो ये चीज हमने देख ली। हमारा ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे नर्व्स हो, ये सब इन स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू या सेल से बने हुए स्पेशली। ओके, सो नर्व सेल्स, यहाँ पर न्यूरॉन्स, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और फंक्शन याद रखना है। तो सबसे पहले ब्रेन, भैया ये ब्रेन कैसे बनेगा यार? बहुत सिंपल है, इतना तामझाम नहीं करना है। क्या करो, ऐसे वाला एक स्ट्रक्चर बनाओ। और मेंढक का पैर कैसा होता है, देखो ये ऐसा एक आउटलाइन याद रखो। ये तो बड़ा भयंकर बन जाएगा, पर एक ऐसा आउटलाइन याद रखो। और मेंढक का पैर जो होता है ना, ऐसा होता है, देखो, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक उल्टा सी, सीधा सी, उल्टा सी, सीधा सी, ऐसे करते जाओगे तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेन का डिजाइन, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, ऐसा भी बना सकते हो। तो बहुत लोगों को डायग्राम में दिक्कत होती है, अरे यार ऐसे ही कर दो, ज़्यादा इतना आपको हाई डेफिनेशन डायग्राम जो है नहीं बनाना होता एग्जाम में। ओके, तो ये हमारा ब्रेन है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। इसमें सबसे मेन और सबसे बड़ा पार्ट है ये सेरिब्रम। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सेरिब्रम। और ज्यादातर जो हम सोचने समझने वाले काम है, फंक्शन हम देखेंगे, वो सब यहाँ से परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा हम एक्चुअली इसी को ब्रेन समझते हैं ना, तो ये मेन पार्ट है उसका। और इसके अलावा देखो क्या क्या है, और बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमको यहाँ 10th के हिसाब से करना है। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड वाली सिस्टम में, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे डिटेल में। ओके, वैसे इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ब्रेन से अटैच है, ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है इसको। ओके, मेड्यूला, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। और ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। इसको बोलते हैं बड़ा मेंदू, मराठी मधी मेंदू। ये बड़ा मेंदू, ये छोटा मेंदू, है ना। नाना पाटेकर बोलता है यहाँ पीछे नहीं मारने का, पीछे छोटा मेंदू होता है ना। तो ये है वो, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। खासकर बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को यहाँ नहीं मारना चाहिए, बहुत नाजुक होता है, उस पार्ट पे लग गया तो बहुत सारे डिसेबिलिटीज आ जाएंगे। ओके, और ये जो है, ये वाला क्या है भैया, दिस इज दैट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन का मैनेजर। ओके, तो यहाँ पर ब्रेन के बारे में, इनके प्रोटेक्शन के बारे में अगर कहें तो ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, है ना। वो खोपड़ी जो होती है उसको स्कल कहते हैं। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, इस पाइप के ऊपर ऐसे हड्डियों का सेट होता है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम नहीं कहते, राइट। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम का जो बोन्स होता है उनके अंदर लोकेटेड है, उनके अंदर से, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स के अंदर से ऐसे पास होता है, ये याद रखें, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर एक हड्डी का प्रोटेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम का, और इसके ऊपर हड्डी का प्रोटेक्शन है किसका? स्कल का या क्रेनियम का। ओके, तो अब क्या है ना कि ये बहुत नाजुक है, चाहे ब्रेन का हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही नाजुक टिश्यू है। तो ये इतना डेलिकेट है, इतना फ्रेजाइल है कि अगर ध्यान से अगर नहीं रहे या सपोज थोड़ा भी मैकेनिकल जर्क लगा तो भाई ये हड्डी खोपड़ी के अंदर भी रह के भी टूट जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है कि भैया इसको और ज्यादा कुशनिंग की जरूरत है। इसके लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, मतलब उस बोन के अंदर भी, स्कल के अंदर भी, है ना, ये स्कल है मान लो, तो इसके अंदर भी 3 लेयर्स होते हैं, है ना। उनको मेनिंजेस कहा जाता है, ठीक है। मेनिंजेस आर द 3 प्रोटेक्टिव लेयर जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होते हैं। उसमें उनका नाम वैसे इतना डिटेल में आपको जरूरत नहीं, पर फिर भी बता देता हूं। एक है ड्यूरा मैटर, एक है आर्कनॉइड स्पेस और एक है पाया मैटर। तो ऐसे 3 मेनिंजेस होते हैं जो इनके ऊपर ऐसे एक तरह से लैमिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं बोन के अंदर। और इसके अंदर भी कुशन, है ना, शॉक अब्सॉर्ब करने की खूबी होनी चाहिए। इसके लिए इन मेम्ब्रेन के अंदर भी, अंदर की तरफ
एक लिक्विड भरा होता है। चाहे आप ब्रेन की बात करो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की बात करो, ये पूरा, ठीक है, इनके अंदर एक ऐसा लिक्विड, इनके ऊपर या उन मेनिंजेस के अंदर ऐसा लिक्विड भरा होता है। एंड विच इज दैट लिक्विड, क्या बोलते हैं उस लिक्विड को? इसको बोलते हैं CSF। CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो यानी ब्रेन, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को प्रोटेक्ट करने वाला फ्लूइड है, इसके लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड इनको क्या करता है? शॉक अब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, ताकि ये जो उस बोनी बॉक्स के अंदर ये लोग लोकेटेड है, तो उस बोन से इनको झटका ना लगे। हम जब जंप कर रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं कि भाई वो जो ब्रेन है वो हड्डी से टकरा रहा है, खोपड़ी से, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये शॉक अब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है ये जो फ्लूइड है। ओके, सो ये एक बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन के अलावा ब्रेन के देखो दो पार्ट्स, ऐसे दो पार्ट्स, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना हमारा, यूजुअली लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। वायरिंग उल्टी है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है, ये याद रखो, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो वैसे ऐसे राइट लेफ्ट में डिवाइड नहीं किया जाता, इसको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन यानी ये जो फ्रंट वाला आपका दिख रहा है, दिस इज फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन यानी फ्रंट, फ्रंट वाला पार्ट जो ब्रेन का है दैट इज फोर ब्रेन। तो ये कहो तो ये किस में आएगा? दिस इज योर फोर ब्रेन, है ना। ये पूरा सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन वाले पार्ट में आता है। मिड ब्रेन में देखो यहां वाला लोकेशन है, दिस इज मिड ब्रेन। और ये जो यहां के पार्ट्स हैं दे ऑल कम अंडर हाइंड ब्रेन। हाइंड यानी पीछे का, है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हो गए ब्रेन के। अब इसमें भी इनका फंक्शन याद रखना ज्यादा जरूरी है। फंक्शन सबसे पहले, ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली मेन थिंकिंग मतलब और भी कोई सोचता है क्या दिमाग में हमारे बॉडी में ब्रेन के अलावा? ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ी एबिलिटी मिली है, वो हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन नाम से। फिलहाल दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। और आपको फंक्शन है ना फोर ब्रेन का, मिड और हाइंड ब्रेन का अलग से ऐसे याद रखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इस डायग्राम के थ्रू बता दूं कि फोर ब्रेन, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन आए चाहे फंक्शन ऑफ सेरिब्रम आए, आपको कॉमन लिखना है इसमें। इनके जो फंक्शंस है वो क्या है, क्या काम करते हैं फोर ब्रेन या सेरिब्रम कहो तो, ठीक है। जो हम याददाश्त होती है, या सबसे पहले एक चीज तो आप याद ही रखो कि ये सारे वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी यानी जो हमारी विल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये लिखना, नहीं लिखना, ये बोलना, नहीं बोलना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से। तो ये सब चीजें हम कहां से सोचते समझते हैं? इस फोर ब्रेन के हिस्से से, सेरिब्रम, ठीक है। ऑल वॉलंटरी एक्शंस। और ये याद रखो कि मिड और हाइंड ब्रेन का जो कॉमन फंक्शन है, इसमें कम से कम याद रखो कि ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी यानी क्या? जो हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलंटरी एक्शंस यहां से परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, कोई कंट्रोल कर सकता है क्या भाई? हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर सकता है? कितना भी रखो, ऐसे करो, कुछ भी करो, हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होगा। ना ही आपका डाइजेशन को, आप पेट को अंदर खींच के डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इनवॉलंटरी, ब्लड प्रेशर, है ना, वॉमिटिंग, किसी को उल्टी आ रही है, रोक के रखे पूरा निकल जाएगा, ठीक है। सो ये इनवॉलंटरी एक्शंस है जो मिड और हाइंड ब्रेन संभालते हैं कंबाइनली। फोर ब्रेन ऑल मोस्ट ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस को संभालता है। इसके अलावा फोर ब्रेन में साइट्स फॉर मेमोरी, है ना, याददाश्त, है ना, इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो हम कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो इमोशंस होते हैं हमारे, ये सारा इस फोर ब्रेन के हिस्से का काम है, ठीक है। और क्या काम करता है भैया? आपको हंगर सेंसेशन देना। इसके अलावा आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट याद रखो कि जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबका रिसेप्शन पॉइंट यहीं पे होता है। मतलब क्या? सेंस ऑर्गन्स, आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, इन सबका जो सेंसेशन जाता है ना,
जो सिग्नल जाता है ना, किसी नर्व से जाता होगा, तो वो नर्व का जो सिग्नल है कहाँ जाके वो सिग्नल को सेंड करता है, इसी फोर ब्रेन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कहीं पे ऐसा पॉइंट होगा जो आंखों का सिग्नल ले जाता होगा कि हम कोई भी चीज जो देख रहे हैं वो हमारा ब्रेन तक जो नर्व ले जा रहा है वो किसी एक पॉइंट में ले जाता होगा, ऑप्टिकल लोब कहते हैं उसको। फिर एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो हम सुनते हैं वो सिग्नल को नर्व वहां तक ले जाता है। यानी अलग अलग सेंस ऑर्गन जो 5 हैं हमारे, उनका अलग अलग रिसेप्शन पॉइंट्स है यहाँ पे, ये याद रखना है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन में ये कम से कम याद रखो, वॉलंटरी फंक्शंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, कैलकुलेशन, एनालिसिस, है ना। इसके अलावा हंगर सेंसेशन, फीलिंग फुल ऑफ, हमने ज़्यादा खाना खा लिया हो गया, तो ये सारी सेंसेशन यहाँ से आ रही है। 5 सेंस ऑर्गन जो है उनके सबके रिसेप्शन पॉइंट्स है यहाँ पर। मिड और हाइंड ब्रेन की बात करें, कॉमनली दे कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा मिड ब्रेन में भी आपको, हाइंड ब्रेन में भी आपको स्पेशली हाइंड ब्रेन में जो इसके 2 पार्ट्स है, मेड्यूला और सेरी, देखो ये है मेड्यूला और ये है सेरिबेलम, ये दोनों हाइंड ब्रेन के पार्ट है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, और इनका भी आपको स्पेशली फंक्शन दिया है, तो वैसे भी याद रखो। मेड्यूला जो है ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ऐसी चीजें जो कंट्रोल है वो इसके पास है। मतलब ऑब्वियसली ये सब हमारी कंट्रोल में नहीं है, मेड्यूला ने अपने जिम्मे दे रखा है इसको। इसके अलावा सेरिबेलम बॉडी का जितना भी बैलेंस वाला काम है ना, प्रेसिशन से जो हम काम करते हैं, ये परफेक्टली हैंडराइटिंग बन रही है, ठीक है। सीधे इरेक्ट पोस्चर में खड़े रह पाना, ठीक है, सीधे पोस्चर में चल पाना, साइकिल को सीधे लाइन में राइड कर पाना, तो ये सारा प्रेसिशन जो है यहीं से आता है। इसके लिए देखो यहाँ पर कहते हैं कि इस पार्ट पे मारना नहीं चाहिए पीछे, क्योंकि बॉडी का बैलेंस इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा अगर ये चीज़ अगर डैमेज हो गई, ठीक है। तो ये बॉडी का बैलेंस जो है यहाँ से मिलता है। जब एक आदमी चढ़ा लेता है तो क्या होता है ना, उस सीधे खड़े नहीं हो पाता, उसका नर्वस सिस्टम पे असर पड़ा, भाई इस पार्ट पे असर पड़ा होगा। एक बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है या खड़ा होना सीख रहा है, तो ऐसे में उसका भी ये पार्ट जो है स्ट्रांग होता जा रहा है इसमें, है ना, इसकी प्रैक्टिस होती जा रही है। उसका ये उतना इसमें अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी वो खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ब्रेन का फंक्शन हो गया तो उसका भाई मैनेजर का भी फंक्शन देखना ही पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होगा? पहला फंक्शन तो यही है कि सिग्नल को ब्रेन से वेरियस पार्ट्स तक ले जाना, है ना, और वेरियस पार्ट्स के सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाना, ये एक काम है। मतलब इट प्रोवाइड्स एन इंटर कम्युनिकेशन, है ना, इट इज अ चैनल फॉर इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन जो है रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको वो अलग से बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो है भाई वो क्या कर रहा है, इंटर कम्युनिकेशन करने का काम कर रहा है, हाथ से सिग्नल ब्रेन तक ले जा रहा है, ब्रेन से सिग्नल हाथ तक ले जा रहा है, तो ये मतलब करने का काम जो है ये एक्सचेंज नर्व से ब्रेन का जो सिग्नल्स का एक्सचेंज होगा वो इसके थ्रू होगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। और एक चीज बता दूं कि जो डिसीजन, देखो नर्व्स जो जाते हैं, नर्व्स है तो यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं, जो ब्रेन ने कुछ डिसीजन मेकिंग किया है उसको अगर भेजना है भाई हाथ के मसल्स तक या मतलब अलग अलग पार्ट्स तक, तो जो सिग्नल जा रहे हैं ना, जिस सेट ऑफ न्यूरॉन्स से जा रहे हैं उस सेट ऑफ न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स यानी क्या? वो न्यूरॉन जो सिग्नल को ब्रेन से डिसीजन को ले जाने के काम करते हैं बॉडी पार्ट्स तक, और वो न्यूरॉन्स जो उल्टा, जो बॉडी पार्ट से सिग्नल को ब्रेन, जैसे मान लो पेन का सेंसेशन हो रहा है तो ये पेन के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाना जरूरी है, तो ये वाले न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। याद रखना, मोटर न्यूरॉन्स यानी डिसीजन जो ब्रेन से आ रहा है बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो बॉडी पार्ट्स के जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो ब्रेन तक ले जाएगा, ठीक है। दोज आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, तो ये याद रखें। इसके अलावा अब रिफ्लेक्स एक्शन बता दो भाई, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 2 है। एक तो भैया वो मैनेजर का काम कर रहा है, इंटर कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और उस रिफ्लेक्स एक्शन से पहले बताना
चाहूंगा, एंड दैट इज कि मैंने बताया सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन्स, तो 5 सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए 5 अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग तरीके के सिग्नल्स को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसमें है आई, इसमें है ईयर्स, नोज, टांग, नहीं भाई टंग, टांग बोलिए कोई बात नहीं, और एक है स्किन। ये क्या करता है, ये देख सकता है, ये किस काम आता है ना, साउंड को सुनने के काम में आता है। ये क्या करता है, स्मेल डिटेक्ट कर सकता है। टंग क्या करता है भाई, टेस्ट कर सकता है। और स्किन क्या करता है, सिग्नल्स, टच सेंसेशन को फील कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग सेंस ऑर्गन से कर पाते हैं। 1 2 3 4 5, किसी को 6th सेंस होगा तो अलग बात है, ठीक है। वैसे ये वाला इतना ही होता है नॉर्मली। और ये कौन से टाइप के न्यूरॉन्स, टाइप ऑफ रिसेप्टर, सिग्नल रिसीव कर रहे हैं ना, इसके लिए रिसेप्टर न्यूरॉन्स। तो कौन से हैं, जो आंख से जो न्यूरॉन्स हैं जो यहां से लाइट को सेंस करते हैं, है ना। ये किसको सेंस करता है, लाइट को, इसलिए इनको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स, लाइट को सेंस कर रहा है, लाइट, फोटो रिसेप्टर्स। जो स्पेशल न्यूरॉन्स साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, साउंड सिग्नल्स को जो हमारे ईयर में होंगे, दोज न्यूरॉन्स जो साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की खूबी रखते हैं, दे आर कॉल्ड ऑडियो या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो नोज, स्मेल डिटेक्ट करने, आपने एसिड बेस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा होगा, स्मेल से जुड़ा हुआ, वैसे यहां पर जो स्मेल करने की खूबी रख सकते हैं, ठीक है, केमिकल्स का स्मेल डिटेक्ट करने का, ठीक है। सो दैट दोज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ये सब अलग अलग टाइप के रिसेप्टर न्यूरॉन्स के बारे में बता रहा हूं जो सेंस ऑर्गन्स में है, ठीक है। टंग जो टेस्ट करने की खूबी रखते हैं, दोज न्यूरॉन्स, टेस्ट बड्स जो होते हैं हमारे जीभ में, वो एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं वहां पर। कौन से न्यूरॉन्स है, दे आर कॉल्ड गस्टेटो रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत जरूरी है। गस्टेटो रिसेप्टर जो स्किन, टच का सेंसेशन, टच के लिए हम थिग्मो ये टर्म यूज करते हैं, तो यहां पर होगा थिग्मो रिसेप्टर्स, टच सेंसेशन को जो फील कर सकते हैं ऐसे न्यूरॉन्स को थिग्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का मैं एक फंक्शन बता रहा था, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है असल में, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, और रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एक मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म को समझाने वाला जो डायग्राम है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्स आर्क है, ओके। तो यहाँ पर मान लो कि ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर ऑब्वियसली होगा ब्रेन, और मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा सा मैं उसका जो सेक्शन है डायरेक्टली मैं वैसे दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखेगा नहीं, समझो उसका जो सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो दिखाता हूँ। तो अब ये क्या होगा कि जैसे कोई अर्जेंट एक्शंस, ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये फिलहाल डायग्राम को रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, मैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, वेरी क्विक। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई
एक्शन जो बहुत अर्जेंट है या जिसको बहुत अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। अगर इसको अर्जेंटली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई बहुत ही खूंखार सा शेर, बहुत समझो 15-20 दिन से भूखा है, इतना दिन से भूखा है, मर जाएगा, पर मान लो इतना बहुत भूखा शेर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, आपको पता नहीं आपकी जस्ट पीछे आया खड़ा था वो, ठीक है, या दौड़ता हुआ आया और आपने जैसे देखा और आपने जो रिस्पॉन्ड किया, ऐसा वाला रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ठीक है। या एकदम गर्म लोहा यहाँ से ऐसे आ रहा था या ऊपर से गिर रहा था, आपने जो हाथ हटाया है, भाई कमाल है, बहुत तेजी से हटाया, रिफ्लेक्स एक्शन है ना। तो ऐसे अर्जेंट एक्शंस को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। और कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, तो देखो जैसे मान लो कि ये हैंड्स है, अब भयंकर हाथ बन जाता है यार, ठीक है, चलता है। तो ये हैंड्स है और यहां पर एक जहरीली सुई कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सुई अगर जैसे घुस गई ना, आदमी मर गया, पता है हमको। तो कैसे हाथ को तेजी से आदमी हटाएगा, कैसे यहां पर इतने अर्जेंट एक्शन को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, देखो। तो ऐसे में जो न्यूरॉन्स ने सबसे पहले यहां पर रिसीव कहां से हुआ, स्किन से। तो स्किन को हम क्या कहते हैं, इसके लिए स्किन को कहते हैं रिसेप्टर, सिग्नल को रिसीव कर रहा है वो। और यहां से जो न्यूरॉन्स है ना, थिग्मोरिसेप्टर न्यूरॉन्स, वो सिग्नल को ले जा रहे हैं कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ताकि नॉर्मली ब्रेन तक पहुंचाया जाए। पर स्पाइनल कॉर्ड ने ये समझ लिया कि भैया बहुत अर्जेंट एक्शन है ये, इसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, अगर ब्रेन तक इसको पहुंचाया जाएगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, जिससे बंदे को खतरा भी हो सकता है। इसलिए यहां पर अब जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इस सिग्नल को, क्योंकि ये अर्जेंट है, तो अर्जेंट केसेस को ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को, अपने मैनेजर को बता रखा है कि अगर बहुत अर्जेंट एक्शंस होगा तो भैया मेरे को मत पूछना, खुद ही डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड ये सिग्नल को, नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल सिग्नल होता तो ब्रेन तक पहुंचाया जाता कि भैया देखो ये हो रहा है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत अर्जेंट डिसीजन है, वो यहीं पे, और क्विक करने के लिए इसको यहीं पे डिसाइड करके और सिग्नल को भेजना जरूरी है। तो ये जो दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, यहीं पे वो सिग्नल डिसाइड होगा और अगले सेट ऑफ न्यूरॉन को सिग्नल दे दिया जाएगा। तो देखो यहां से सिग्नल रिसीव हुआ और इधर से सिग्नल जा रहा है, कहां जा रहा है, वहां के मसल्स के पास जा रहा है कि भैया अब यहां पर जरूरत क्या है, यहां पर जरूरत है रिस्पॉन्ड करने की, ठीक है। क्या रिस्पॉन्ड करने की, कि हाथ हटाना है, जल्दी से हाथ हटाओ, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर मसल्स इस रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके लिए दे आर कॉल्ड इफेक्टर्स, ठीक है। दीज आर रिसेप्टर्स, स्किन रिसेप्टर्स थे और मसल्स इफेक्टर्स है। और यहाँ पे जो सेंस को ले जाने वाला न्यूरॉन है, ऑब्वियसली दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, और जो सिग्नल, जो डिसीजन लेके आ रहा है, दोज आर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जो बीच वाले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। जैसे एक न्यूरॉन है ऐसे, ठीक है, और अगला न्यूरॉन है ऐसे। तो जो बीच वाले न्यूरॉन्स हैं उनका काम क्या है, देखो, फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, उनका काम क्या है, यहां से सिग्नल इधर से इधर गया, ये वायर है, इधर देखो, अब इसके बाद सिग्नल यहां जाएगा और यहां के बाद यहां जाएगा। तो यानी बीच वाले न्यूरॉन्स का काम क्या है, यहां से सिग्नल लेना और यहां पर दे देना। तो ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। रिले रेस तो पता ही होगा आपको, इसमें 4 बंदे होते हैं, एक बंदा इधर से इधर दौड़ेगा, एक बंदा यहां से यहां दौड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। इधर से इधर तो नहीं दौड़ेगा, पर मिलके एक कंबाइंड रेस होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर ये न्यूरॉन का भी यही काम है, यहां से सिग्नल लिया, यहां पर दे रहा है, रिले न्यूरॉन्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर डाउट में आएगी कि सर यहां पर क्या होता है, कि जब 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, इस गैप को साइनैप्स कहते हैं। तो जब 2 न्यूरॉन्स के बीच में ऐसा गैप है तो सिग्नल कैसे पास ऑन किया जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। तो यहां पर होता यह है कि जैसे ही एक न्यूरॉन से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया, इसके एंड तक पहुंचा, तो इस इंपल्स की वजह से ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही क्या करता है, इस गैप में एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन करता है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन कुछ आयंस प्रोड्यूस होते हैं जो एक्चुअली सिग्नल को आगे कैरी करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भाई, फ्री चार्ज होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे तो क्यों ना पास होगा। तो दिस सिग्नल इटसेल्फ सेट्स आउट अ केमिकल रिएक्शन इन दैट साइनैप्स, और उस रिएक्शन की वजह से वो पार्ट कंडक्टिंग बन जाता है और सिग्नल अगले न्यूरॉन तक पास कर दिया जाता है। ठीक है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो यहां पर जो दूसरा टाइप का कोऑर्डिनेशन है दैट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इस टाइप के कोऑर्डिनेशन में बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट को कौन से फॉर्म में सिग्नल भेजता है, ये ऑब्वियसली केमिकल्स की फॉर्म में सिग्नल भेजता है। ठीक है, और उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड से निकले हुए, ठीक है ना, ग्लैंड से निकले हुए कुछ स्पेशल केमिकल्स को हम यहां पर हार्मोन्स कहते हैं। कमिंग टू यहां पर हमको क्योंकि पता है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, तो हमको प्लांट्स का और ह्यूमंस का दोनों यहां पर स्टडी करना है। प्लांट हार्मोन को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहां पर आएंगे एनिमल हार्मोन पे। सो प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, और इसके वैसे टाइप्स तो मतलब काफी सारे हो सकते हैं, बट 10th के हिसाब से हम बात करें तो हमको कितना पढ़ना है, हमको 5 प्लांट हार्मोन्स के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, वन इज ऑक्सिन, अदर इज गिबरेलिन, इसके बाद है साइटोकिनिन, फिर है इथीन, फिर है एब्सिसिक एसिड। अब यहां पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप याद रखो कि प्लांट्स में मेनली हार्मोन्स का ये कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ। ये सब कुछ ग्रोथ के मेंटेनेंस के हिसाब से होता है। तो ग्रोथ ऐसा नहीं कि प्लांट्स में जो है ग्रोथ अनलिमिटेड है, उनमें भी ग्रोथ कुछ हद तक कंट्रोल्ड है। तो यहां पर हार्मोन्स 2 टाइप्स के होंगे, एक जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होंगे और एक जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होंगे, यानी कंट्रोलिंग। सो ग्रोथ प्रमोटिंग में हमको यहां पर 4 पढ़ने हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और इथीन। और ग्रोथ इनहिबिटिंग यानी कंट्रोल करने वाला, ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला है एब्सिसिक एसिड, जो हमको यहां पढ़ना है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सिन की, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन। क्या है भैया, ये ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स के अंदर का। ठीक है, तो प्लांट्स जनरली आपने अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा होगा कि एक डार्क रूम में अगर मान लो कि एक पौधा हमने एक पॉट में एक प्लांट को लगाया है और एक साइड से विंडो खुली हुई है, तो क्या होएगा कि प्लांट की टेंडेंसी होती है लाइट की तरफ बेंड होने की। तो ये टेंडेंसी किस वजह से आती है, ये टेंडेंसी आती है इस हार्मोन की वजह से, ऑक्सिन की वजह से। यार देखो, लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो टिश्यूज होते प्लांट्स में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात सही है बिल्कुल, पर उन टिश्यूज को ग्रोथ के लिए प्रोवोक कौन करता है, तो ये वो हार्मोन्स है जो ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बेंड करेगा लाइट की तरफ। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि लाइट की तरफ ये ऑक्सिन बेंड करवाता है प्लांट को, कैसे बेंड करवाता है। ठीक है, तो मान लो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, दिस इज मेनली प्रेजेंट इन शूट टिप ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सिन। और ये एक क्या कह सकते हो, लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। लाइट सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मान लो सनलाइट इस तरफ से आ रही है, लाइट इस तरफ से आ रही है, तो ये ना छिप जाएगा, शेडी पार्ट में छिप जाएगा, यानी उस पार्ट में छिप जाएगा जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही। ऐसा तो नहीं लाइट नहीं पहुंच रही, पर जो इंटेंस लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो बिकॉज दिस इज लाइट सेंसिटिव, लाइट से दूर भागता है। तो मान लो ये टॉप ऑफ द प्लांट है, तो लाइट यहां से आ रहा है तो ये इस तरफ आ गया, और बिकॉज दिस इज ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो जहां पर भी ये प्रेजेंट होगा वहां पर ग्रोथ ज्यादा तेजी से होगा। इस वजह से क्या होगा ना कि प्लांट जो है इस पार्ट से, देखो ये पार्ट ज्यादा ग्रो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तो देखो कैसा हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो आप, ये पार्ट उतना ग्रो नहीं हो पा रहा, जहां पे ऑक्सिन है वो ज्यादा ग्रो हो रहा है। सो अब क्या होगा, देखो प्लांट जो है इट विल अपीयर टू बी बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। देख सकते हो आप, जहां पे ऑक्सिन है वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो गया, और इस वजह से क्या लग रहा है कि प्लांट कहां बेंड कर रहा है, लाइट की तरफ बेंड कर रहा है। राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, जो यहां पर एग्जैक्टली ग्रोथ करने का काम कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं गिबरेलिन या जिबरेलिन, जो कहना है कहो। ठीक है, यहां पर उसका फंक्शन याद रखना जरूरी है। अनदर ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट, दे हेल्प इन ग्रोथ इन स्टेम्स एंड फ्रूट। गिबरेलिन क्या करता है, स्टेम और फ्रूट का ग्रोथ करने के काम में आता है।
सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल के ग्रोथ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बात करते हैं अनदर ग्रोथ हार्मोन साइटोकिनिन। साइटो ये वर्ड यूज करते हैं सेल के लिए और किनेसिस होता है डिवीजन। तो साइटोकिनेसिस, साइटोकिनिन इज सेल डिवीजन। सो दिस इज बेसिकली अ हार्मोन दैट प्रोमोट्स सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन करने के काम में आता है। तो प्लांट का वो हिस्सा कौन सा है जो तेजी से ग्रो करने के लिए मशहूर है? वन इज फ्रूट एंड द अदर इज सीड। सीड को अगर हम जैसे कोई सपोज चना है या कोई चीज पानी में डालते हैं तो कितना जल्दी स्प्राउट होता है। तो उसमें रैपिड सेल डिवीजन की जो टेक्नोलॉजी कह सकते हो या टेंडेंसी है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। सो दिस इज मेनली प्रेजेंट इन सीड्स एंड फ्रूट, क्योंकि वहां पर रैपिड सेल डिवीजन करना है। ऐसा तो नहीं कि फ्रूट एक ही दिन में बढ़ जाता है, पर नॉर्मल पार्ट्स की कंपैरिजन में फ्रूट और सीड का ग्रोथ तेजी से होता है। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकिनिन। इसके बाद अगर हम बात करें ईथीन की, शायद ये टेक्स्ट बुक में मेरे ख्याल से शायद ये नहीं दिया एनसीईआरटी में, देखा जाए तो। ठीक है, दिया है तो अच्छी बात है। ईथीन, ईथीन इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिन। अब इथाइलिन का काम क्या है? ईथीन का काम क्या है? इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट का पकना, राइपनिंग मतलब पकना, तो जो फल पकते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ईथीन। ठीक है, आजकल क्या किया जाता है कि प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स इंजेक्ट किया जाता है, प्लांट्स के अंदर नहीं, सॉरी, जैसे कोई भी, जैसे पपैया है या फिर वाटरमेलन है या फिर टमाटर है, इन सबको आर्टिफिशियली राइपन हो जाए, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? जल्दी पकाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, लोग जल्दी पकाने के लिए दे यूज अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, जो अगेन राइपनिंग बहुत जल्दी करा देता है, पर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं है। जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हमारी बॉडी में जाएंगे, हमारी बॉडी में भी उसी तरह के हार्मोनल चेंजेस होंगे, और जो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े बीमारियां जैसे कैंसर, ये सब इनसे ही होता है। तो इसके लिए हमको ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा महंगा आता है, पर उन फूड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना ये केमिकल्स वाले फूड पहुंचाएंगे। तो ये बात ध्यान रहे। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, अब मैंने बताया ये बाकी चार से अलग कैसे है? बिकॉज ये ग्रोथ इनहिबिटिंग यानी ग्रोथ कंट्रोलिंग हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। और इसका एक इफेक्ट क्या है? इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब क्या? शेडिंग, पत्तों का झड़ना, पतझड़ में पत्ते देखो पूरे झड़ जाते हैं। तो ये सब इस हार्मोन का कमाल है, ये ग्रोथ कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, राइट। तो याद रखना, फाइटो हार्मोन्स में 5 कम से कम याद रखो, ऑक्सिन, और उसके बाद है गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ईथीन एंड एब्सिसिक एसिड, जिसमें से पहले 4 जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स हैं या ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, एंड लास्ट वाला जो है वो क्या है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूं, ये पार्ट को मिटा दूं। अगर नोट करना भाई पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा, थोड़ा सा ये चीज बतानी है, ये थोड़ा ज्यादा गिड़बिड़ हो जाएगा। सो यहां पर अगर हमारा प्लांट हार्मोन हो जाए तो बहुत जरूरी है भैया अपने को ह्यूमंस का भी पढ़ना है ना। 10th स्टैंडर्ड में हमको प्लांट और ह्यूमंस के हिसाब से दूसरे जानवरों के बारे में जास्ती नहीं पढ़ना। तो यहां पर यू कैन सी, थोड़ा सा मैं बॉडी आधा मिटा दिया, कुछ रीजन है बताऊंगा। अब अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो जनरली ग्लैंड्स किसको कहते हैं? दे आर दोज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है, किस लिए स्पेशलाइज्ड है? दे कैन सिक्रीट हॉर्मोन्स, यानी हॉर्मोन्स सेक्रीट कर सकते हैं, हॉर्मोन्स या कुछ केसेस में हम एंजाइम्स भी कहते हैं। सो जनरली हम हार्मोन कहेंगे। सो glands are those specialized tissues which are specialized for secretion of hormones, ठीक है। तो यहां पर ग्लैंड्स के 2 कैटेगरीज हम कह सकते हैं, 2 टाइप के ग्लैंड्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर हमारे। वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा आ सकता है एक्सोक्राइन। क्या होता है भैया एंडोक्राइन, क्या होता है एक्सोक्राइन? एक सिंपल सी बात है, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक मैसेज है जो किसी एक ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो मान लो कि ब्रेन को कोई सिग्नल देना है किसी दूसरे पार्ट को, मान लो किडनीज को, तो वो जो केमिकल है या जो हार्मोन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो यानी इस एक पार्ट का हार्मोन यहां पर
जाने वाला। अब ये जाने हार्मोन को भेजने के लिए दो तरीके यूज कर सकता है कोई ग्लैंड। एक तो है कि वो ब्लड के अंदर अपना हार्मोन पहुंचा दे, और ब्लड जो है वो जब किडनी की तरफ से जाएगा तो वो चिट्ठी देता हुआ जाएगा मैसेज को या हार्मोन को वहां पहुंचा देगा। तो यानी एक तो है यूजिंग ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम का सहारा लिया जाए, ठीक है। जहां तक हार्मोन को पहुंचाना है उस पार्ट को टारगेट साइट कहा जाता है। तो टारगेट साइट तक हार्मोन को पहुंचाने के लिए अगर ब्लड स्ट्रीम का, ब्लड का यूज किया गया है तो दैट इज कॉल्ड, ऐसे वाले ग्लैंड सिस्टम को एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक है। जहां पर अब देखो यहां डिफरेंस एक्चुअली यहां समझ में आएगा। अगर किसी एक पार्ट को हार्मोन भेजना है अपने टारगेट साइट तक, लेकिन उसको ब्लड स्ट्रीम नहीं, उसको अलग से फैसिलिटी दी गई है, एक अलग से ट्यूब दिया गया है, ट्यूब को डक्ट भी कहा जाता है, तो एक अलग से डक्ट दिया गया है कि भैया तुम इसमें से ही अपना हार्मोन भेजना, तुमको स्पेशली ये ट्यूब मिला है, वरदान में मिला है, ठीक है। तो ऐसे वाले ग्लैंड्स को जिनको अलग से ट्यूब की व्यवस्था करी है अपने हार्मोन को पहुंचाने के लिए टुवर्ड्स अ टारगेट, ऐसे वाले ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड्स। और ये कैसे हुए? इनमें स्पेशल ट्यूब नहीं दिया, इनको बोला है भाई तुम ब्लड स्ट्रीम से ही काम चलाओ, ब्लड के अंदर भेजो, ब्लड से पहुंचाओ। दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। तो याद रखना, हमको क्या पढ़ना है? हमको एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमको कौन सा वाला पढ़ना है? डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। हम डक्टेड ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहां पर डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन, जिसमें कोई स्पेशल ट्यूब नहीं, ब्लड स्ट्रीम से अपने हार्मोन्स को सेंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, डक्टेड ग्लैंड्स में सर एग्जांपल क्या हो सकता है? अरे भाई स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा पैंक्रियाज दोनों में आता है, यहां पर भी हम देखेंगे। पैंक्रियाज का अपन ने ऑलरेडी डक्टेड वाला जो फीचर है वो हमने देखा था, कहां पर? डाइजेशन वाले में, कि वो पैंक्रियाटिक जूसेस जो सेक्रीट करता है वो एक स्पेशल ट्यूब से सेंड करता है। लीवर भी इसी में आएगा, डक्टेड में, है ना, बाइल डक्ट वहां प्रेजेंट होता है। तो ये सब एक्सोक्राइन में। फिलहाल हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स है, और इसमें कौन से हैं जो हमको बुक में दिए हैं और कौन से थोड़े से एक्स्ट्रा हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके बायो के टीचर स्कूल में काफी हद तक मोस्टली मेरे ख्याल से पढ़ाई देता है, ठीक है। एंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमको पढ़ना है पहले वो बता रहा हूं, ये हमारी लिस्ट वाला है, ये भी पढ़ना ही है, ये लिस्ट वाला है, बुक का है तो कम से कम ये तो कब पढ़ना ही है, ठीक है। दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? देखो ब्रेन के एकदम, हमने जब ड्रॉ किया था ब्रेन को तो वहां पे देखा था आगे कैसे रहता है ना, पी शेप का। पिट्यूटरी, पी शेप मतलब PEA, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन ग्लैंड है? हार्मोन सेक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है वो मैं उसके साथ लिखते जाता हूं। सो दे सेक्रीट ग्रोथ हार्मोन एंड वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो यहां पर कितने पढ़ने? मेनली हमको 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये तो कम से कम याद रखना। इसका सिस्टम भी मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन्स और अलग अलग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। पैंक्रियाज क्या करता है? देखो पैंक्रियाज दोनों में आता है, एंडो और एक्सो में भी। वहां पर पैंक्रियाटिक जूसेस, दैट वाज किसमें? एक्सोक्राइन में आना था, दिस इज एंडोक्राइन में। पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दो टाइप का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड देखो कहां पर है, ये था पिट्यूटरी, ये लोकेशन टाई शेप का, बो टाई शेप का, ठीक है। ये आपका थायराइड है गले के अंदर, और यहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ पैंक्रियास, और ये जो किडनीज के ऊपर टोपी लगी है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। क्या हार्मोन सेक्रेट करता है? एड्रीनलिन। और यहां पर ये पार्ट जो है भाई थोड़ा प्राइवेट पार्ट, फीमेल के अंदर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ओवरीज, देखो इस तरफ बनाया मैंने स्लैश डाल के, इस तरफ मेल का, हाँ भाई टेस्टिस। तो ये ओवरीज और टेस्टिस ये दो ऑप्शनल होंगे, फीमेल में ओवरीज, मेल्स में टेस्टिस। ओवरीज कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है भाई? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। पता ही होगा भाई, इसमें तो आपने PhD करी हुई है, कोई बात नहीं। तो ये जो हार्मोन्स हैं याद रखो, ये ग्लैंड्स याद रखो। और इसके अलावा जो एडिशनल है, जो आपकी स्कूल में काफी टीचर्स ने पढ़ाया होगा,
एंड दैट इज, देखो यहां पर इसी पार्ट में जहां पे पिट्यूटरी है उसी पार्ट में पीनल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये ग्लैंड होता है जिसका मेन काम क्या है, ये ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता है जो हमारे स्लीप अवेक साइकिल को, यानी सोना और जगना, ये जो पूरा साइकिल है ना, एक मैकेनिज्म है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन सोए रह जाते हैं, 2 साल सोएंगे फिर अगला 1 साल उठे, ये नहीं। तो हमारा जो साइकिल है, हम ज़्यादा सो जाएंगे तो भाई हमको उठने का मन करेगा, है ना, बहुत देर से जगे हुए हैं तो सोने का मन करेगा। तो ये जो साइकिल है दैट इज मेंटेन बाय दिस पीनियल ग्लैंड से निकला हुआ जो हार्मोन होगा, ठीक है। फिर इसी पार्ट से एक और है हाइपोथैलेमस, है ना, जहां पे पिट्यूटरी है उसी साइड में एक और है हाइपोथैलेमस। काम क्या है, होम्योस्टैसिस, बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन। अब बॉडी बैलेंस मतलब ये बैलेंस नहीं, ठीक है, मतलब अलग अलग चीजों को रेगुलेट करना, जैसे बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, 37 के आसपास मेंटेन होता है, सो मेंटेन बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। और क्या काम है, हार्ट रेट को मेंटेन करना, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैराथायरॉयड, थायरॉयड के बिल्कुल सिस्टम जो जुड़ा हुआ है, पैराथायरॉयड काम क्या है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम जो है ना, हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है, वो अब्जॉर्प्शन इसकी वजह से, ये हार्मोन जो सेक्रेट करता है इसकी वजह से हो पाता है। और यहां पर एक और है थाइमस, इसके थोड़ा सा नीचे, थायराइड के थोड़ा सा नीचे थाइमस, जो क्या करता है, कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इससे निकला हुआ जो हार्मोन है वो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन। डब्ल्यूबीसी जो हमारा क्या है भाई, हमारा बीमारी से लड़ने का जो ताकत है वो उसी से मिलता है, इम्यून सिस्टम। तो वो डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है वो ये कंट्रोल करता है, वो ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। उसका भी हर चीज का डिस्फंक्शन, कम भी होगा तो डिस्फंक्शन, ज्यादा होगा तो भी डिस्फंक्शन। तो ये अलग से याद रख लो, पीनियल ग्लैंड, पीनियल और हाइपोथैलेमस इसी जगह पे है, इसी जहां पे पिट्यूटरी है। पीनियल का काम क्या है, स्लीप अवेक साइकिल को मैनेज करना। हाइपोथैलेमस का है बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। पैराथायरॉयड जो थायराइड के आसपास ही है, ठीक है, दैट इज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए वो हार्मोन सेक्रेट करता है। और उसके जस्ट नीचे थाइमस जो क्या करता है, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, उसके लिए इसका हार्मोन निकलेगा जो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। एडिशनल है भैया, बस थोड़ा सा पढ़ सकते हो, एडिशनली अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये तो जरूरी है भैया, पढ़ना ही है, ऐसे तो पढ़ सब कुछ दे रहे हैं। और सीबीएसई का क्या होता है ना भाई, एक आध क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम आउट ऑफ द रिंग आ ही जाता है, तो इसके लिए तैयार रहा करो। जो आपको कराया जा रहा है, आपको जो रेफरेंस बुक्स मिलते हैं, जो सैम्पल पेपर्स आते हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के मतलब जो डोमेन है उसमें से थोड़ा अलग ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा लैब मैनुअल या कह सकते हो आपका जो लैब किट होता है ना, जो ऐसी आपको प्रैक्टिकल्स में जो यूज होगा, तो वो उसका भी आप प्रिपरेशन कर लिया करो, ओके। उस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं, और काफ़ी चीज़ यहाँ पर जो होती है वो आपको वहाँ से हेल्प हो जाती है, तो ये वो चीज़ भी कर लिया करो। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी का ग्रोथ को कंट्रोल करता है ना, बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है वो कंट्रोल करता है। अब इसका जो डिसफंक्शन हो जाए, मतलब क्या, मतलब इसका जो अबनॉर्मलिटी हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन ये एग्जैक्टली ग्रोथ करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर आ गया या ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर रहा है तो बंदा एकदम लंबा हो जाएगा, एकदम खली जैसा हो जाएगा, एकदम लंबा, ठीक है, हाथ पैर एकदम थप थप बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम बंदा ऐसे चलेगा, है ना। अब थोड़ा मैं ऐसा नहीं कि 6.5 फीट या ऐसे हाइट को बोल रहा हूं मैं, एकदम ज्यादा ही एकदम अबनॉर्मल दिखेगा यार, ठीक है। तो वो जो चीज है वो क्यों हुई है, इसके डिसफंक्शन। उस बीमारी को क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म, जॉइंट दिखेगा आदमी एकदम, ठीक है। एंड अगर वो चीज कम हो गई, कम हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हुआ, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी डिसफंक्शन, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मतलब क्या, बौना, आदमी एकदम बहुत ही कम हाइट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपके दोस्तों में कोई एकदम थोड़ा थोड़ा छोटा है तो उसको ड्वार्फिज्म नहीं कहते, बहुत डिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है। जो अपने सर्कस में जो लोग जोकर का रोल करते हैं वो लोगों को देखा होगा, ठीक है, दैट इज ड्वार्फिज्म। तो ये सब चीज है, जैसे ज्यादा सेक्रेट हो गया तो जाइजेंटिज्म, कम सेक्रेट हुआ तो ड्वार्फिज्म। इन एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है वो, जाइजेंटिज्म। कम ग्रोथ हार्मोन था तो
ड्वार्फिज्म, ठीक है। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड अपने इस टीम का, अपने हार्मोनल जो एंडोक्राइन सिस्टम का कैप्टन भी माना जाता है। जैसे हमारी क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, ठीक है, वैसे यहां पर भी इस टीम का भी वो कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन का काम क्या होता है, खुद का काम भी करना और साथ में दूसरों को मैनेज भी करना। तो ये भी क्या करता है, दूसरों को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन सेक्रेट करता है। हाँ भाई थायराइड तुम वो हार्मोन रिलीज करो, पैंक्रियाज तुम्हारा टाइम आ गया हार्मोन रिलीज करो, तो सबको नॉक करता है, सबको जो है सिग्नल एक हार्मोन भेजेगा जो बाकियों को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, यानी उनको हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रोवोक करेगा, ठीक है। तो वो चीज कंट्रोल करने का भी कैप्टन का काम है। सो दिस इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड या मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसको कहते हैं, पिट्यूटरी को। और क्यों, लॉजिकली भी सही है भाई, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ब्रेन को पता है सब कुछ, और ब्रेन से अगर ये अटैच है तो इसको भी सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कहां पर क्या दिक्कत हो रही है बॉडी में, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें थायरॉक्सिन की, ठीक है। अब जैसे पिट्यूटरी का एक काम जैसे अब स्टिमुलेट करना, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH सेक्रेट करेगा, जो थायराइड के लिए बोलेगा कि हाँ भाई तुमको थायरॉक्सिन सेक्रेट करना है। तो अब फिलहाल हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं जो थायरॉक्सिन सेक्रेट करता है। थायरॉक्सिन का काम क्या है, ये दो फॉर्म्स में होता है, T3 T4, पर उतना डेप्थ में हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, फिलहाल सीधा फंक्शन याद रखो। ये मेटाबॉलिज्म, जो हम खाना खाते हैं डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये बच्चों में या जनरली भी मेंटल डेवलपमेंट लाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो स्पेशली ये मेंटल डेवलपमेंट लाता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे डाइजेशन से लेके हार्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। कौन, थायरॉक्सिन जो निकला है। मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, ये सब चीजें याद रखो। किसका काम है, थायरॉक्सिन का। अब ये थायरॉक्सिन जो है कब, थायराइड कब सेक्रेट करेगा, जब उसके पास एक मिनरल है कॉल्ड आयोडीन। आयोडीन कहां से मिलता है सर हमको, ये जनरली हमारे जो सी फूड या जो सॉल्ट हमको रहता है, जो समुद्री नमक होता है जो हम खाते हैं यूजुअली, वो नमक में आयोडीन मतलब आयोडाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो वहां से हमको आयोडीन की जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी। पर वो लोग जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर वो लोग ये वाला सॉल्ट नहीं मिल पाता, वो लोग रॉक सॉल्ट, पहाड़ी नमक जैसे सेंधा नमक, काला नमक, सिर्फ यही कंज्यूम कर रहे हैं। ये वाला नमक जो सी वाला सॉल्ट है वो नहीं कंज्यूम कर रहे, तो उस रॉक सॉल्ट में कम मतलब ऑलमोस्ट समझो कि ना के बराबर आयोडीन है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगेगी। इन द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन अगर नहीं मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, तो वो थायरॉक्सिन जो है वो यूजेबल फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन जो ये काम करता है, ये चीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। कौन, थायराइड। तो अगर थायराइड को आयोडीन मिला तो ये प्रोड्यूस होगा, ये सारे काम होंगे। अगर आयोडीन का प्रोडक्शन बंद हो गया तो थायराइड जो है ये हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाएगा। बच्चों में आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, है ना, दिमागी विकास जो है वो रुक जाएगा, है ना। तो ये चीज बहुत बुरी है। और इसके अलावा बड़ों में दिस मे कॉज क्या होगा, गॉइटर हो सकता है ना, ये स्वेलिंग, गले में स्वेलिंग आने लगती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गॉइटर। तो ये चीज होता है बड़ों में, बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो इसका ऐसे तो उपाय इलाज है ना, लेकिन इस सबसे प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि आयोडीन का जो सप्लाई है बॉडी में मिलता रहे। तो इसके लिए ऐसे एरियाज में, हिली एरियाज में जहाँ पे लोग उतने केपेबल नहीं है ये वाला सॉल्ट खाने में, वो लोग उनको सरकार जो है या गवर्नमेंट की तरफ से एक मुहिम चलाई जाती है जिसमें उनको आयोडाइज कंपाउंड कैसे मतलब बॉडी में ऐसे डाले जा सके, इस तरह के इंजेक्शन जो है आयोडाइज्ड कंपाउंड के वो दिए जाते हैं, ताकि ये जो बीमारी है गॉइटर या फिर मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाना, ये चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज का काम क्या है, ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, और ये दोनों क्या करते हैं, दे रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मैनेज करते हैं। सुना होगा आपने, इससे जुड़ी हुई एक बीमारी है डायबिटीज। क्या होगा उसमें, पहले हम देख लेते हैं।
इंसुलिन क्या करता है, अगर कभी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया तो उसको रिड्यूस करके और नॉर्मल तक ले आने का काम कौन करता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करके और नॉर्मल तक लाता है अगर बढ़ गया होगा कभी ब्लड शुगर लेवल। और जब वही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से, यानी हमारी ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाएगा, तो उसको बढ़ा के नॉर्मल तक लाने का काम किसका होगा, ग्लूकेगॉन का। तो ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली जो ये हार्मोन्स जो पैंक्रियास से निकले हैं, दे रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, रिड्यूस करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है, और दोनों नॉर्मल तक पहुंचाने का काम करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। इसके बाद बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड की, जो हार्मोन वो सेक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन का काम क्या है भैया, एड्रिनलिन का काम है कौन सा हार्मोन, या एग्जैक्टली क्या कर रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये आपको पता होगा, दिस इज कॉल्ड फ्राइट, या फिर दिस इज कॉल्ड फ्लाइट और फाइट हार्मोन। यानी जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है, जैसे मान लो कि हमको कोई चीज का बहुत ज्यादा डर सता रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमको पसीने छूटने लगते हैं, है ना। मान लो पीछे शेर पड़ गया, आपके जू में गए थे घूमने के लिए, पीछे शेर पड़ गया, तो ऐसे टाइम पे जो आप दौड़ोगे ना, आपके पास जो ताकत होगी, जो एनर्जी होगी ना, वो कभी जिंदगी में नहीं आई होगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन, जो है हमारे हर एक हार्ट रेट को, पर्सपिरेशन को, कह सकते हो रेस्पिरेशन को, एनर्जी प्रोडक्शन को, सब चीज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो पूरा एकदम तैयार हो जाता है, ठीक है, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या तो वहां से भाग उठने के लिए। तो दोनों चीजों में ये हार्मोन बड़ा काम का है। इसके अलावा जब हमको बहुत ही एक्सट्रीम, जैसे मान लो किसी का बहुत ही दर्दनाक, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसका बॉडी, समझो कोई बॉडी पार्ट कट गया, ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे में जो उसको, सोचो कितना ज्यादा पेन होना चाहिए। हमको छोटा सा कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमको पेन फील होता है, बहुत पेन मतलब हमको लगता है। अगर किसी को इतना बड़ा चोट लगता होगा कि उसका बॉडी पार्ट जो है वो ही डैमेज हो गया पूरा, या फिर बॉडी से कट गया उसका हाथ या पैर, ऐसे सिचुएशन में उसको कितना पेन होगा। वो पेन ऐसा होगा कि जो वो इंसान को मार भी सकता है। तो वो पेन को कम करने वाला एज अ पेन किलर, नेचुरल पेन किलर, ये एड्रिनलिन ही है, जो यहां पर, दिस इज वन ऑफ द हार्मोन जो उस पेन की सिचुएशन में इंसान को जिंदा रखने में, उस पेन को रिड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है, इनफैक्ट जब ऐसा बहुत, सपोज हम बहुत एक किसी के साथ होता ही है कि हम एक लड़ाई में, सपोज किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, ऐसे कुछ हुआ बाई चांस, होना नहीं चाहिए ऐसा, पर ऐसा हुआ, तो हमको उस टाइम पे पेन का एहसास नहीं होता। चोट लग रहा है, मार रहा है, पीट रहे हैं, फोड़ फाड़ हो रहा है, पर उस टाइम पे पेन का एहसास नहीं होता। ठीक है, कभी हुआ होगा, भाई बहनों में आपस में लड़ जाते हैं कभी कभार, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे पेन क्यों नहीं फील होता, बिकॉज वो हार्मोन जो है एड्रेनलिन उस टाइम पे काम कर रहा है। सो ये इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हो उसको, ये इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, चाहे एक्सट्रीम डर वाला सिचुएशन हो, चाहे फाइट वाला सिचुएशन हो, ये सारी चीजों में ये हार्मोन सेक्रेट होता है। इससे हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद फाइनली वी हैव ये दो ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है, जो मेल्स में है वो टेस्टिस है, फीमेल्स में ओवरीज है। काम क्या है इनका, ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है, और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करता है। काम क्या है इनका, ओवरीज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट कर रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस। अब ये फीमेलनेस क्या होता है सर, लिखना नहीं एग्जाम में, फीमेलनेस बता रहा हूं बस। फीमेलनेस यानी कि फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स आने, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो जो एडोलसेंस वाले जो चेंजेस होंगे इन फीमेल्स, ठीक है, दोज विल बी टाइप ऑफ फीमेल चेंजेस, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हार्मोन। और मेल्स में जो मेल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, या थ्रू आउट द लाइफ, जो मेलनेस रहेगी मेल्स के अंदर। अब मेलनेस मतलब कि मेल बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस मेल के हिसाब से होने चाहिए, वो चीज आती है बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पर भी काफी सारे तकलीफ, या ये कह सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के चांसेस भी मेल्स में होते हैं। बहुत सारे लाइफ टाइम ऐसे, मतलब हम केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर बच्चों को जो दूध दिया जाता है प्लास्टिक के प्याले में, ठीक है, तो प्लास्टिक के वेसल्स में, तो वो प्लास्टिक में जब गर्म दूध डालते हैं उससे भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो बच्चों के अंदर
अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे रिसर्च में पाई गई हैं, ठीक है। इसके लिए हमको कहा जाता है कि भाई एकदम नेचुरल जिंदगी जियो, जितना हो सकता है उतना केमिकल से दूर रहना हमको, ठीक है। तो होप कि भाई ये चीज़ तो अब हमने कर लिया, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर जो है एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी और पार्ट में या इसमें या कुछ और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है आपको अगर लग रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कौन से चैप्टर्स का बनाऊं और कौन से चैप्टर्स का आपको एग्जाम में आने वाला है, सब चीज लिखते रहिए बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो भाई, उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी अपडेट्स आ रही हैं। मैं बिकॉज अब रेगुलर बेसिस पे मतलब मैं समझो हर 2 दिन में 3 दिन में कुछ कुछ वीडियोस डालते जा रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे डिमांड्स आएगी उस हिसाब से वीडियोस डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, तैयारी करते रहो भैया, और कोई और डाउट है तो जरूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।